आज हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट 1 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो रिवीजन होगा वो पार्ट 1 का रिवीजन है। पार्ट 1 में कौन कौन सी चीजें आएंगी, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। ओके, तो देखते हैं कि भाई किस तरीके से हम चीजों को हैंडल करेंगे। तो फ्लूइड में पार्ट 1 देखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है, हम सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो मतलब फ्लूइड और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है आपका, स्टैटिक्स मतलब जो होता है वो होता है आपका एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड एट रेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ने वाले हैं। तो फ्लूइड एट रेस्ट में सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई फ्लूइड कहते हैं किसके हैं। फ्लूइड जो कहते हैं वो आपका उस सब्सटेंस को कहते हैं जो आपका फ्लो हो सकता है। ठीक है, फ्लो कौन कौन हो सकता है, लिक्विड फ्लो हो सकता है, गैसेस फ्लो हो सकती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नेट फोर्स हम 0 रखेंगे क्योंकि आपका फ्लूइड रुका हुआ है, रेस्ट पर है। लेकिन अगला जो टॉपिक होगा वो हाइड्रोडायनामिक्स होगा, मतलब फ्लूइड एट मूविंग मोशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपोर्टेंट टर्म, फ्लूइड के क्वेश्चन करने में हमारे ये इंपोर्टेंट टर्म बताना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे आपकी डेंसिटी हुई, डेंसिटी के बारे में वैसे तो हम जानते हैं बट लेकिन उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ये सबको पता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताई है डेंसिटी। मैंने बताई किस लिए है, दो चार चीजें। पहली बात तो ये स्केलर है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एम्स जैसे एग्जाम में आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, इसके डायमेंशनल फॉर्मूला ml-3 होगा, वो सब भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट जरूरी है बताना मुझे, तो इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे। जो ऐसा ही यूनिट होती है डेंसिटी की, वो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ध्यान रखना, मैं देखो क्यूबिक को पहले बोल रहा हूं तो हमेशा क्यूबिक पहले आता है। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज ध्यान रखें कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1 ग्राम पर सीसी के बराबर होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो बेसिकली क्योंकि आप जब डिवाइड करोगे तो उतना ही आएगा। तो ये चीज सारी चीजें ना बेहद जरूरी है हमें पता होना, क्योंकि अगर हम यहाँ छोटी छोटी देखो, एक चीज तो हमें पता है कि पेपर में क्वेश्चंस आपके इजी, एवरेज एंड टफ 3 कैटेगरी के आते हैं। हम सब जानते हैं कि टफ क्वेश्चंस हमेशा बहुत कम रहते हैं, जबकि एवरेज क्वेश्चन हमेशा बहुत ज्यादा आते हैं और इजी क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं टफ से। तो अगर टफ क्वेश्चन सबसे कम है तो हम टफ क्वेश्चन पे क्यों फोकस ज्यादा करें, जब वो चीज आनी ही नहीं है। आना कौन सा है, एवरेज क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने और इजी वाले। तो लेकिन हम फिर भी क्यों नहीं स्कोर कर पाते, क्योंकि हमारा सारा फोकस यहाँ रह जाता है, यहाँ पे आता ही नहीं है। तो ये वाली चीज हमें ध्यान से पढ़नी है और नेगेटिव मार्किंग को दूर करना है। ठीक है ना, तो ये चीज हमें ढंग से करनी है। तो ये छोटी छोटी गलतियां, बहुत गलती हो जाती है, हमको नहीं पता रहता है, नहीं याद रहता है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम सीसी होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, जो होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, सही बात है भाई। देखो रो वाटर जो होता है वो आपका 1 ग्राम पर सीसी होता है और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान रखना है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी चीजों में बहुत गलती होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया इन सब चीजों को, बहुत गलती करते हैं लोग बात। ठीक है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13.6 ग्राम पर सीसी होती है। ध्यान रखना, हमेशा नहीं मिलेगी, तो इसलिए पता होना चाहिए। या फिर 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, प्लीज कीप इट इन माइंड। ये बहुत छोटी चीजें हैं बट गलतियां बहुत होती हैं, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। अब जो क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने बताया वहां से, वो आते हैं मिक्सिंग के ऊपर। मतलब आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, देखो दो लिक्विड जिनकी डेंसिटी, आपको एक की डेंसिटी है 3 ग्राम पर सीसी और दूसरे की है 4 ग्राम पर सीसी। ठीक है, इनको आपने क्या किया, मिक्स किया है विद मास रेशियो 3:1। ठीक है, तो आपको मिक्सचर की डेंसिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आया, पहला लिक्विड उसकी डेंसिटी ρ1, दूसरा लिक्विड उसकी डेंसिटी ρ2, उनका जो मास का रेशियो है वो 3:1 है। आपको फाइंड क्या करना है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर फाइंड करनी होती है तो उसके लिए फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं। देखो रो मिक्स जो होता है वो क्या होगा, मास मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स। ठीक है, ठीक, तो अगर हम देखें तो इसका जनरल फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे अगर दोनों की मास भी सेम है, अगर दोनों के मास, वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारा ये हो गया, लेकिन अगर दोनों के मास सेम है तो उस केस में फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस यही जो फॉर्मूला है, अगर m1 और m2 आपके सेम है, कंडीशन क्या है, इफ m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, है ना, सपोज वो किसी m के बराबर आपने कर दिया, तो उस केस में आपकी जो रो मिक्स होती है वो हार्मोनिक मीन ऑफ डेंसिटीज होती है।
तो ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे और पूछे गए भी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आउट ऑफ द ट्रेंड है, बिल्कुल नहीं है। जब भी हम दो लिक्विड को मिलाएंगे, ठीक है, और ऐसे दो लिक्विड जिनका मास सेम है, जब भी हम उन दोनों को मिलाएंगे तो उनकी जो डेंसिटी आएगी मिक्सचर की, वो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 आएगी। पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज क्या, अगले टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे रो मिक्स में, ये सारी चीजें हमको लिख लेनी है, ठीक है। लिखते जाइए सब चीजों को, नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स, जिसमें हम सारे फॉर्मूले लिखते जाएं जो भी बताते जा रहे हैं। दूसरा कंडीशन ऐसी होती है, जब आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला है उस केस में आपको मास की जगह क्या दे दिया जाए, डेंसिटी दे दी जाए और वॉल्यूम दे दिया जाए। तो उस केस में जो रो मिक्स होता है, मास की जगह पर क्या रखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रख दोगे, ठीक है। ये भी यूज करना पड़ सकता है, हालांकि हम यूज कर लेंगे, पर फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन होते हैं, और एवरेज क्वेश्चन में गलती सबसे ज्यादा होती है। ना तो टफ में गलती होती है ना इजी में, एवरेज में सबसे ज्यादा गलती होती है, और वही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका रो मिक्स आ गया, और रो मिक्स में अगर आपकी वॉल्यूम सेम है दोनों उसकी लिक्विड की, तो उस केस में अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ρ1 प्लस ρ2। ओके, तो लेट्स कीप इट इन माइंड। हमने क्या पढ़ा, समरी देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि अगर आपके रो मिक्स सबको निकालनी है तो वो हार्मोनिक मीन होगी एक बार। ये हमें डायरेक्ट याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी निपटाना है जो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। तो एक बार हार्मोनिक मीन है तो एक बार अर्थमेटिक मीन है। अब कब कब कौन सी चीज है, तो इसको ध्यान रखें। हार्मोनिक मीन जब है जब आपका मासेस सेम है, और अर्थमेटिक मीन कब है, जब आपके वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो ये चीज हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे क्वेश्चन तो आपको ये याद हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी याद हो तो हमें बेसिक फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, जो हमें गलती से बचा लेगा अगर हमें कंफ्यूजन हो गया है। तो जो क्या होता है, मास मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स। तो जो चीज मुझे बतानी थी वो मैं बता चुका हूं। अब इस क्वेश्चन को सब लोग करने की ट्राई करेंगे कि आपका ρ1 अगर 3 है, ρ2 हमारा 4 है, ग्राम पर सीसी है दोनों, और आपका मास रेशियो 3:1 है, तो आपको डेंसिटी मिक्सचर की फाइंड करनी है। एक बार ट्राई करें। तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं रो मिक्स। तो रो मिक्स कितना होगा, मास मिक्स अपॉन वॉल्यूम मिक्स। मास मिक्स कितना होगा भाई, 3:1 है, मतलब अगर एक का मास 3m है तो दूसरे का m है। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम नहीं दिया है लेकिन डेंसिटी तो दिया ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है, m1, ठीक है। m1 कितना है हमारा, 3m है, और डेंसिटी कितनी है, 3 ग्राम, प्लस V2 कितना है, मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है m, डेंसिटी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m m m m सब कट गए, तो आंसर कितना बचेगा, आंसर बचेगा 16/5। आंसर आएगा 3.2 ग्राम पर सीसी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दो लिक्विड है जिनकी डेंसिटी अननोन है, आपको नहीं पता है उनकी डेंसिटी क्या है। अगर पहले की ρ1 है तो दूसरे की ρ2 ले लीजिए। उन दोनों को आपने मिक्स किया, अगर इक्वल वॉल्यूम आपने लिए हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन में कहा गया है इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि आपको एक हिंट मिल गई। इक्वल वॉल्यूम में कौन सा फॉर्मूला था, याद है ना, इक्वल वॉल्यूम में हमारा फॉर्मूला था अर्थमेटिक मीन का। आपके इक्वल वॉल्यूम आपने लिए हैं, ठीक है, और आपने मिक्सचर की डेंसिटी दी गई है 4, और यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, और इक्वल मासेस आपने लिए हैं, मतलब मासेस भी इक्वल हैं और वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है, ओके। और इक्वल मासेस में हार्मोनिक मीन होता है, इक्वल वॉल्यूम में अर्थमेटिक मीन होता है। तो आपको बताया गया है कि अगर आपने इक्वल मास लिए हैं तो रो मिक्स का आंसर अलग है, और वो है 3 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको बताना है डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, ρ1 और ρ2। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूं, आपने पहले क्या किया है, आपने पहले इक्वल वॉल्यूम लिए। जब आपने इक्वल वॉल्यूम लिए हैं तो मिक्सचर की डेंसिटी आई है 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरे सिनेरियो में आपने इक्वल मास लिए हैं, और इक्वल मास जब आपने लिए हैं तो डेंसिटी जो आई है वो 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आई है, सॉरी स्क्वायर लिख दिया है मैंने। तो आपको बताना है कि ρ1 और ρ2 की वैल्यू क्या है। तो कैसे बताओगे, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालो, फिर हार्मोनिक मीन ले लो। दोनों का मीन लेने के बाद आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, और एक को दूसरे में पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं पुट करना चाहते तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं, जो बचपन में शायद मैथ वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। तो वो तरीका क्या है, अगर आपको दो चीजों का सब्ट्रैक्शन दिया गया है और मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, सॉरी एडिशन आपने निकाला है और मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, तो उनका सब्ट्रैक्शन निकालना आसान है।
तो कैसे निकाल सकते हो? अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपका क्वेश्चन बेहद जल्दी से हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, आप ध्यान रखेंगे। इसको लिख लीजिए सब लोग, आपके आगे पूरी फिजिक्स में कई बार काम आएगा। कब यूज करना है? जब दो क्वांटिटीज का एडिशन पता है और मल्टीप्लीकेशन पता है तो उनका सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हो। सब्ट्रैक्शन निकालने से क्या फायदा होगा? वैल्यू सारी मिल जाएंगी, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यूज करो, इसको यूज करो, नहीं तो इक्वेशन बनाओ, कुछ भी करो। तो लेट्स गिव इट ट्राई, एक बार ट्राई करें। चलो, तो यहां पर देखते हैं जल्दी से कि हमारा क्या आंसर आ सकता है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो आंसर आएगा मिक्सिंग का, वो आएगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। ये कौन सा है? ये आपका तब है जब आपका अर्थमेटिक मीन आप निकाल रहे हो, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहां से हमारा जो अर्थमेटिक मीन कब यूज करते हैं? जब आपका वॉल्यूम सेम है। तो हमारा रो मिक्स है 4 और ये हो जाएगा रो 1 प्लस रो 2 अपॉन 2। तो आंसर आएगा रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा केस क्या है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में आपका 3 रो मिक्स है, तो ये हो जाएगा 2 रो 1 रो 2। ये कब होता है? जब मास सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, रो 1 प्लस रो 2 की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। तो ये अगर 8 है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 3 इंटू 8 किसके बराबर हो जाएगा? 2 इंटू रो 1 रो 2। तो आंसर कितना? 12। तो रो 1 इंटू रो 2 का आंसर आ गया 12। तो हमें मल्टीप्लीकेशन पता चला है और हमें प्लस पता चला है, तो 8 और 12 यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा ये है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ कितना? 12, इसका लगा दो रूट। तो आंसर 64 माइनस 48। तो आंसर कितना आएगा? यह आएगा आपका 14 में से 8 गए तो 6 और यह आएगा आपका 16। आंसर आएगा 4। यानी कि रो 1 माइनस रो 2 का आंसर आ गया 4। तो हमें क्या पता चल गया? ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया आपका रो 1 प्लस रो 2 है ना। तो रो 1 माइनस रो 2 की वैल्यू भी रख दो जल्दी से यहाँ पर, जो आपकी 4 आई है। ठीक है, और अब बचपन वाले तरीके से इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो कैसे काटोगे? इन दोनों, इसमें से इसको घटा दो। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या क्या घट जाएगा? जब इसमें से इसको घटाओगे तो रो 1 घट जाएगा, तो आंसर ये वाला प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा आपका किसके बराबर? ये आएगा 2 रो 2। 8 में से 4 गए तो 4, यानी कि रो 2 की वैल्यू आपकी 2 आएगी। ठीक है, अब रो 2 की अगर 2 आई है तो रो 1 की कितनी आएगी? वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। तो इसमें भी वैल्यू पुट करोगे तो रो 2 की वैल्यू 2 है तो रो 1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली चीजों पर फोकस करते हैं। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का ध्यान रखेंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? किसी भी मीडियम की, मतलब गिवन लिक्विड की डेंसिटी डिवाइडेड बाई वाटर की डेंसिटी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी होती है रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में वो ऐसे आएगी। ओके, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। रो एल आर डी इंटू रो डब्ल्यू होगा। ठीक है, अब अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी कोई भी रिलेटिव डेंसिटी मान लो आपको 2 दी गई है, 2 दी गई है। अच्छा, तो लिक्विड की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डेफिनेटली वो हो जाएगी 2 इंटू 1, 2 ग्राम पर सीसी, क्योंकि वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी होती है। अगली चीज है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट होता है आपका कोई भी सब्सटेंस का वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? रो जी के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो ध्यान रखेंगे जो स्पेसिफिक वेट होता है ये एस है ना, और ये डब्ल्यू फॉर वेट है। स्पेसिफिक वेट होता है रो जी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको यही दिया जाएगा। अगले नंबर पे ध्यान रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, ये चौथे नंबर पे है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसी भी गिवन लिक्विड का स्पेसिफिक वेट, जो कितना होता है? रो जी होता है। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। वाटर का कितना हो जाएगा? रो डब्ल्यू जी, है ना, बाई डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो आंसर कितना आया? रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। ठीक है, एक तरीके से आपने देखा कि जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रिलेटिव डेंसिटी ही है। देखो सेम है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो तो अलग है भाई, दोनों की डेफिनेशन अलग है, बट न्यूमेरिकली दोनों एक है। तो अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ भी दी जाए क्वेश्चन में, तो समझ लो आपको उस लिक्विड की जिसके बारे में बात करी जा रही है उसका आपको डेंसिटी पता चल चुकी है। ठीक है, चलो अब उसके बाद आते हैं प्रेशर पर। अब देखो प्रेशर का तो हमें पता ही है भाई, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अच्छा, तो प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके,
ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रेशर में इतनी दिक्कत नहीं है कि भाई फोर्स अपॉन एरिया है, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया है, बट लेकिन दिक्कत आती है यूनिट में, ठीक है, यूनिट का हम बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक देखो, जो आपकी प्रेशर होती है उसकी अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। ऐसा यूनिट होती है, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए यूनिट होती कौन सी है। ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, फॉर्मूले से देख सकते हो, या फिर आपकी पास्कल होती है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट आपकी न्यूटन की जगह डाइन कर दो और इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रेशर की प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है, मतलब जो रियल लाइफ में यूज होती है। और जैसे कौन सी, एटीएम, बार, टॉर, ये बड़ी दिक्कत करती है हम लोगों को भाई, है ना। क्वेश्चन में आ गई आपकी एटीएम आ गई, तो आपको तो एटीएम यूज नहीं करनी, आपको तो करनी कौन सी है, आपको तो करनी है भैया ये वाली यूज, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फंस गए, अब तो क्या करें? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 1 mm ऑफ एचजी जो होगी वो 1 टॉर के बराबर होगी, ये चीज ध्यान रखनी है बस, ठीक है। अच्छा, ये चीज ध्यान हो गई, चलो ठीक है। एक एटीएम जो होगा उसकी जो वैल्यू होती है वो कितने पास्कल होती है, 10 की पावर 5 पास्कल। मतलब सिर्फ आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो आगे से ध्यान रखेंगे, अगले पेज पर लिखते हैं, आगे से हम हमेशा ध्यान रखेंगे एक एटीएम की वैल्यू होती है 10 टू द पावर 5 पास्कल, या फिर इतने बार। मतलब एटीएम और बार लगभग बराबर होते हैं, दोनों में एक ही बराबर होगा। कोई भी यूनिट आ जाए पेपर में, 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मान लो पेपर में आ गया 10 एटीएम, तो मतलब कितना, 10 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें हमेशा क्वेश्चन को ऐसा ही में सॉल्व करना है, ऐसा ही यूनिट में। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन एक और दिक्कत है, आपको mm ऑफ एचजी वगैरह भी मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो एक एटीएम होगा वो 760 mm ऑफ एचजी के बराबर होता है, ठीक है, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, है ना भाई। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो सेंटीमीटर में आ गया। तो ये एक एटीएम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद ध्यान रखना है 10.33 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। एम्स वगैरह में पूछा जा सकता है, मतलब क्वेश्चन में यूज करवाया जा सकता है कि एक एटीएम में वाटर के लिए कितने मीटर होगा, 10.33, जबकि आपका एक एटीएम में मरकरी के लिए कितना है, 760 मीटर। ये कॉलम होती है, हाइट ऑफ कॉलम होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इतना ध्यान रख लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीजें बहुत दिक्कत करती हैं, इसीलिए हमें पता होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए कभी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए वैसे तो। आगे से एक और चीज ध्यान रखनी है कि 1 mm ऑफ एच जी जो होता है वो आपका 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में कई बार mm ऑफ एच जी डायरेक्ट दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत होगी। तो 133 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से सीधे मल्टीप्लाई करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला फंडा है आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये मान लो लिक्विड कॉलम है, ओके। ये लिक्विड कॉलम है और ऊपर से नीचे तक आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर डिफरेंस। तो P2 माइनस P1 जो होता है वो H रो G के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो प्रेशर डिफरेंस H रो G होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। अब कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, ठीक है। मान लो अगर कंटेनर को लिफ्ट में रख दें तो P2 माइनस P1 H रो G की जगह H रो G इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो H रो G प्लस ए हो जाएगा, लिफ्ट नीचे जा रही है तो H रो G माइनस ए हो जाएगा, ओके। मैंने ये बताया है कि अगर प्रेशर डिफरेंस आपका H रो G है, मान लो जिस कंटेनर में आप प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हो इस वाले में, अगर आपने मान लो इसको लिफ्ट के अंदर रख दिया, तो अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उस केस में G की जगह G इफेक्टिव यूज करोगे, ठीक है। और G इफेक्टिव फिर कितना हो जाएगा, G प्लस ए, क्योंकि हमने NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और उस लेक्चर अगर किसी ने देखे हैं या फिर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई मीन रिवीजन भी किया है, तो वहां पे डिस्कस किया गया था लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट ऊपर जाती है तो G प्लस ए, नीचे जाती थी तो G माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा, G प्लस ए। अगर
आपका कंटेनर वाली लिफ्ट ऊपर जा रही है। अगर कंटेनर वाली लिफ्ट नीचे जा रही है तो वो G माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो एच रो जी इफेक्टिव होगा। जी इफेक्टिव की जगह या तो G प्लस ए या फिर G माइनस ए करोगे, ठीक है। ये लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट से हमने लिया है। अगर लिफ्ट ऊपर जाती थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, अगर लिफ्ट ऊपर जाया करती थी तो G प्लस ए आता था, एम जी प्लस ए नॉर्मल, ठीक है। और लिफ्ट नीचे जाती थी तो एम जी माइनस ए आता था। तो उस तरीके से उसी चीज को हमने यूज किया है, ठीक है। ये मान लो कंटेनर है, इसको हमने लिफ्ट में डाल दिया, लिफ्ट को ऊपर ले गए तो इतना हो जाएगा आपका प्रेशर डिफरेंस, है ना। बाकी क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर मरकरी बैरोमीटर 75 सेंटीमीटर रीड करता है स्टेशनरी लिफ्ट में, ठीक है। मरकरी का बैरोमीटर है, बैरोमीटर बेसिकली प्रेशर को नापने के लिए यूज होगा। तो जो बैरोमीटर यूज कर रहे हो मरकरी का, वो 75 सेंटीमीटर रीड कर लेता है जब लिफ्ट रुकी हुई है, जब लिफ्ट स्टेशनरी है, रुकी है। अगर लिफ्ट को आपने एक एक्सेलरेशन दे दिया ऊपर की तरफ, ये लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जाती है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बताओ आपकी नई रीडिंग इस बैरोमीटर की क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं। एक बैरोमीटर है, ठीक है। बैरोमीटर मतलब एक कंटेनर, उसके अंदर एक कॉलम है मरकरी का कॉलम, मतलब ये जो फिगर बनाया था ऐसा, ठीक है। अब ये लिफ्ट के अंदर आपने रख दिया। जब आपने लिफ्ट के अंदर नहीं रखा तब आपका 75 सेंटीमीटर रीड कर रहा है। जब आपने लिफ्ट के अंदर रख दिया और लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो नई रीडिंग क्या होगी आपको वो बताना है। बैरोमीटर की खास बात क्या है कि वो हमेशा एक एटीएम ही, ध्यान रखेंगे, बैरोमीटर की खास बात क्या है कि वो हमेशा 1 मीटर ही रीड करता है, ठीक है। सॉरी, 1 एटीएम की ही रीडिंग देता है। मतलब बैरोमीटर कभी भी अपनी प्रेशर की रीडिंग चेंज नहीं करता है। तो इसका मतलब हमारा जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों केसेस में सेम आएगा, एच रो जी और एच रो जी, लेकिन वहां पर फर्क क्या होगा, जी इफेक्टिव का। तो आपको इजिली यहां से क्या पता चल जाएगा, हाइट, ठीक है। तो हम क्या यूज करेंगे वो एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, हिंट दे देता हूं, जिससे आपकी क्वेश्चन में आसानी होगी सॉल्व करने में रफ कॉपी पर। देखो, बैरोमीटर की खास बात क्या है कि वो 1 एटीएम हमेशा नापेगा, वो प्रेशर नापेगा 1 एटीएम का, ठीक है। तो जो आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा, फाइंड हमें करनी है हाइट। अगर 75 सेंटीमीटर कॉलम की हाइट है मरकरी की, ठीक है, अगर 75 सेंटीमीटर हाइट है कॉलम की, तो उस केस में क्या रहेगा, उस केस में रहेगा एच रो मरकरी जी इक्वल टू एच डैश, जो हमें नई हाइट फाइंड करनी है, जी प्लस ए के बराबर, ठीक है। तो हमारा यहां से क्या रहेगा, आपका रो मरकरी और रो मरकरी तो सेम है, देखो, है ना, तो ये तो कट जाएगा। तो आपका यहाँ पर नई हाइट हमें फाइंड करनी है। नई हाइट कितनी है, नई हाइट जो है वो आपकी कितनी होगी, वो हो जाएगी, देखो आपकी जो पुरानी हाइट है जो वो 75 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई जी प्लस ए कर दो, है ना। जी प्लस ए कितना है, जी 10 है और एक्सेलरेशन 1 है, तो कितना आंसर आएगा ये बता दो नई हाइट का। मैं क्वेश्चन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई थिंक हमें कंफ्यूजन हुआ है, है ना। मुझे लगता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या था। चलो तो मैं एक बार कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि भाई मैंने पूछा क्या था। देखो, मैंने ये पूछा था कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर एक कॉलम है। अब ये जो कॉलम है ना, बेसिकली इसकी खास बात क्या है, ये आपका प्रेशर नापने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये समझना है, अगर आपने थोड़ा सा भी बैरोमीटर के बारे में पढ़ा है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो बैरोमीटर होता है ना, ये बेसिकली आपका 1 एटीएम प्रेशर मेजर करता है। क्वेश्चन ये था कि ये जो पूरा बैरोमीटर वाला कंटेनर है ना, ये पहले आपने रुकी हुई लिफ्ट में रखकर मेजर किया। फिर आपने क्या किया, जब आपने प्रेशर मेजर कर लिया, जो कितना आता है, एच रो जी आता है, जब आपने इसको मेजर कर लिया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया है, उसके बाद आपने इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ चला दिया है। जब आपने ऊपर की तरफ इसको चला दिया है तो क्या हुआ है, आपका एक एक्सेलरेशन आ गया है और उसमें फिर जी प्लस ए हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एच रो जी किसके बराबर हो जाएगा, एच डैश रो मरकरी जी प्लस ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो फिर आपको ये बताना था बेसिकली कि अगर आपने चलती हुई लिफ्ट में आप इसको मेजर करोगे तो कितनी हाइट आएगी, ठीक है, बस ये मेजर करना था। पहले जो हाइट आ रही थी वो सपोज एच आ रही थी, ठीक है, और वो कितनी थी, 75 सेंटीमीटर। तो अब नई हाइट कितनी आएगी जब लिफ्ट मूव कर रही है ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आंसर आएगा कितना, 68.2 सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 682 मिलीमीटर, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, यहां पर हम चीजों को देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, कोई पॉइंट ए है यहां पर, और ये आपकी 10 सेंटीमीटर यहां तक की लेयर तक की हाइट है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि पॉइंट बी पर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी आपसे पूछा गया है। अब कैसे निकालोगे, ध्यान रखेंगे कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आओगे तो प्रेशर डिफरेंस एच रो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पी बी माइनस पी ए आपका एच रो जी के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर आपका वाटर नहीं है, मरकरी है, ठीक है, ध्यान रखना, वही मैं बता रहा हूं आपको, ये वाटर नहीं है, मरकरी है अंदर। तो मरकरी की आपको डेंसिटी लेनी है। अच्छा, मरकरी की डेंसिटी मैंने कितनी बताई थी, 30.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, या फिर 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो आपको बताना है पीबी माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी। अच्छा, ये चीज ध्यान रखो, जो पॉइंट ए है ना वो सरफेस के कांटेक्ट में, मतलब सॉरी एटमॉस्फेयर के कांस्टेंट में उसमें है। एक चीज ध्यान रखो कि जो पॉइंट ए है ना वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा जो 1 एटीएम का होता है। ओके, चलो ट्राई करते हैं भाई क्या आना चाहिए। देखो, पी पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा, पी ए को दूसरी साइड ले जाओ प्लस एच रो जी, है ना। अच्छा, हम जानते हैं कि भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, और 1 एटीएम पास्कल में 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो पी ए का आंसर 10 की पावर 5, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलोगे। मरकरी की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी की 13,600, क्योंकि इसको भी एसआई में लोगे, और आपकी जी कितनी है 10, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना था हमें। अब अगर हमें सॉल्व करना आता है तो हो जाएगा। तो कितना आएगा हमारा पीबी, ये आएगा आपका 10 की पावर 5 प्लस 0.13 इंटू 10 टू दी पावर 5। हमने सारी चीजों को पावर में ले लिया है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0.13 इंटू 10 टू दी पावर 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ऐड करना है, पावर वाली चीजों को ऐड करने के लिए कॉमन निकालना पड़ता है, तो कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.13 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। इतना सी आपका क्वेश्चन था। ओके, अच्छा ये तो पास्कल में आया, तो एटीएम में कितना आ गया, इतना। यानी कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका कितना प्रेशर बढ़ गया है, 0.13 एटीएम, ठीक है। ये क्वेश्चन था सिर्फ। तो आई होप लोग मतलब जो है इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन जो होंगे प्रॉब्लम ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हम करते हैं। तो यूट्यूब पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो यू तरीके का ट्यूब हमने बना लिया, यू शेप का, ठीक है, बना लिया हमने। अब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि एक ओपन यूट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का, जिसमें मरकरी भरी हुई है, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी। मरकरी की डेंसिटी याद है ना, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, अगर आपने वाटर को पोर किया है एक लिम्ब में, मतलब आपका एक जो लिम्ब है उसमें वाटर को आपने जो है डाला है, ठीक है। अच्छा, जब आप पानी डालोगे, पानी का कलर हम लाल कर लेते हैं, तो जब आप पानी डालोगे तो उसकी वजह से मरकरी इधर ऊपर उठ जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, पानी डाला है एक लिम्ब में अप टू हाइट 27.2 सेंटीमीटर, मतलब आपने पानी इसमें कहां तक डाला है, 27.2 सेंटीमीटर तक पानी डाला है, ठीक है। मान लो 27.2 यहां तक है, आपने जो है 27.2 सेंटीमीटर लिम्ब को भरा है पानी से।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ मर्करी इन अदर लिम्ब। जब एक लिम्ब में पानी डालोगे तो दूसरी लिम्ब में मर्करी ऊपर उठ जाएगी भाई, और कहाँ जाएगी? जो मर्करी यहाँ पर थी वो कहाँ जाएगी? ऊपर उठ जाएगी इस वाली लिम्ब में, ऐसे ऐसे चली जाएगी इधर की तरफ, ऊपर उठ जाएगी। तो आपसे यही पूछा है कि बताओ ये जो हाइट है ना, ये हाइट कितनी होगी, ये एक्स हाइट आपकी कितनी होगी, ये बता दो। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है ये समझ लो एक बार, फिर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो एक चीज ध्यान रखें, एक ऐसा पॉइंट चुने जहां पर प्रेशर सेम है दोनों लिम्ब में। तो ऐसा पॉइंट कब हो सकता है? जब एक ही हाइट पर हो, है ना, क्योंकि हाइट पे प्रेशर डिफरेंस हो जाता है अगर अलग अलग हाइट लोगे तो। एक ही हाइट पर दो पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी। पॉइंट ए पर प्रेशर की वैल्यू लिखो और पॉइंट बी पर, क्योंकि दोनों ही सेम आएंगे। अच्छा, पी ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा। देखो आपने क्या किया, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, देखो पी नॉट तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो पी नॉट को तो हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, पी नॉट तो कटना ही कटना है, तो पी नॉट को तो लिखते ही नहीं है। चलो फिर क्या बचा? अब बचा एच रो जी। जो भी ऊपर से नीचे आओगे इस पॉइंट तक तो आपकी हाइट, ठीक है, ये मान लो आपकी एक्स और एक्स, आपने दो एक्स हाइट ले ली है। ठीक है, एक्स तो वो ले ली जो ऊपर चढ़ी, आपने एक्स और नीचे हाइट ली है। ठीक है, चलो अब आपने क्या किया, बेसिकली आपने इस पॉइंट ए पर प्रेशर को लिखा जो कितना होगा, एच रो जी होगा। लेकिन हाइट किसकी होगी? हाइट आपकी मरकरी की होगी, है ना, क्योंकि आप मरकरी, इधर मरकरी भरी हुई है, इधर पानी है। अच्छा, डेंसिटी किसकी होगी? मरकरी की होगी, इनटू जी। पॉइंट बी पर कितना प्रेशर होगा? पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? पी नॉट, तो उसको तो हमने लिया ही नहीं है, प्लस एच रो जी। अब की बार लेकिन एच किसका है? पानी का रहेगा, सॉरी। ठीक है, डेंसिटी भी पानी की और जी तो सबका सेम है, तो जी से जी उड़ गया। अब क्वेश्चन आसान है, निकालना क्या है, बस हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे करोगे? देखो आपको करना क्या है, बेसिकली यहां पर आपको पहले तो देखो, आपको एच रो जी हमें पता है 2x है, डेंसिटी मरकरी की कितना है? 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, और आपका हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितना है? 27.2, और आपका एक, आपका डेंसिटी होती है वाटर की 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन अराइज ये होगा कि भाई 2x हमने क्यों लिया है, यहां पर वैल्यू हमने 2x क्यों ली है, क्वेश्चन अराइज होगा, बिल्कुल होना चाहिए। देखो बेसिकली एक्स तो वो हाइट है जितनी मरकरी ऊपर गई है, बट मरकरी ऊपर गई है, अगर हम इसी जगह पर इंटरफेस बना लेते, मतलब दो पॉइंट का, तो इस पॉइंट पर मरकरी हो जाती और इस पॉइंट पर वाटर हो जाता। लेकिन हमें करना क्या था, हमें ऐसे दो पॉइंट लेने थे जहां पर प्रेशर आपका सेम हो। और प्रेशर कब सेम हो सकता है? जब लिक्विड भी सेम हो। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसा पॉइंट लेंगे जो आपका थोड़ा नीचे हो, जो सिर्फ मरकरी मरकरी में आए। तो हमने एक्स साइड तो वो ले ली जो हम मरकरी ऊपर गई है, हमने एक्स और नीचे ले लिया। ठीक है, जिससे आपका हम मेजर कर सके, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2x लिया है, केवल एक्स को यूज नहीं किया है। अगर एक्स को यूज करते तो इधर तो हमारी मरकरी हो जाती, इधर पानी हो जाता, और दोनों की क्योंकि डेंसिटी अलग है तो प्रेशर अलग हो जाता, तो हम पी ए इक्वल टू पी बी नहीं लिख सकते थे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तरीका है यूट्यूब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हमेशा एक इंटरफेस लेंगे, और एक इंटरफेस लेंगे तो उसमें हम ऐसे दो पॉइंट चुनेंगे जिनका प्रेशर सेम हो, चाहे वो नीचे लें चाहे ऊपर लें, बस ऐसे दो पॉइंट जिनमें प्रेशर सेम होगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से काटाकुटी करके आएगा जल्दी से, नहीं तो हमारा लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी करना सीखना है। तो ये क्वेश्चन आसान है, इसे दो बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आई? क्योंकि हमने डेंसिटी भी ग्राम पर सीसी वाली ली है। ठीक है, इससे ये दो बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं तो हमारे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके का, एक हमने यूट्यूब ले लिया। ठीक है, हमने यूट्यूब में क्या किया, आपको यहाँ पर बेसिकली देखो क्वेश्चन यूट्यूब पे बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, हम वो वाले क्वेश्चन करते हैं जो आपके ज्यादा जरूरी है करना। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर एक यूट्यूब ले लेते हैं, और इस यूट्यूब को हमने पार्शली फिल किया पानी के साथ। ठीक है, और हमने ऑयल के साथ, विच डज नॉट मिक्स विद वाटर। ओके, देखो सबसे पहले तो हमने इसमें पानी डाला। ठीक है, फिर हमने ऊपर से ऑयल डाल दिया। ओके, क्योंकि तेल और पानी कभी मिलते नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया भी गया है कि विच डज नॉट मिक्स विद वाटर, ऑयल कभी वाटर के साथ नहीं मिलता है। तो आपने एक साइड में क्या डाल दिया, ऑयल डाला, और बाकी पूरे में पहले पानी डाल दिया। मान लो पानी में नीले कलर से बना लेता हूं की बात। ठीक है, तो इधर आपका पानी है ना, पूरे में आपने पहले पानी डाल दिया, दोनों साइड में पानी आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक साइड में ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया। अब जब आपने ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा,
समझ गए होंगे आप लोग। अगर आपने ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया तो आपका जो पानी है ना वो ऊपर चढ़ने लगेगा, है कि नहीं भाई। इधर से पानी कम होने लगेगा तो इधर से तो इरेज कर देते हैं, इधर कौन आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, है ना। और इधर आपका पानी ऊपर जाने लगेगा, ये क्योंकि जब एक साइड में ऑयल को भर दोगे तो, ठीक है। तो ये आपका ऑयल है, ये आपका वाटर है। अब क्वेश्चन कहता है आपका, वाटर जब तक 25 सेंटीमीटर ऊपर नहीं उठ जाता है तब तक आपका मतलब आप ऑयल भरते जाते हो। यानी कि ऐसे समझ लो 25 सेंटीमीटर नीचे गया होगा तभी तो 25 सेंटीमीटर ऊपर उठा होगा। तो आपका ये जो पानी है ना वो 25 सेंटीमीटर ऊपर जब तक नहीं उठेगा तब तक आप ऑयल डालते जा रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर डेंसिटी ऑयल की कितनी है, अगर ऑयल की जो डेंसिटी है वो आपकी 0.8 ग्राम पर सीसी है तो आपको बताना है ऑयल लेवल विच विल स्टैंड हायर देन दी वाटर लेवल बाय। तो आपको ये बताना है कि जो ऑयल का लेवल है वो पानी से कितना ऊपर रहेगा। मतलब बेसिकली हमें एक, अगर मैं यहाँ पर एक इंटरफेस बनाऊं तो ये वाली वैल्यू आपको केवल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो समझ गए क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान था अगर हम समझें। आपको ये बताना है कि भाई ऑयल का लेवल कितना ऊपर रहेगा। मतलब बेसिकली अगर देखो तो ऑयल की आप पूरी निकाल लो हाइट और उसमें से कितना घटा दो, 25 घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, एक इंटरफेस मान लो यहां पर, ऐसी जगह पर मानो जहां पर केवल पानी पानी है, ठीक है। इधर पॉइंट ए मान लो, इधर पॉइंट बी मान लो, तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा फिर, क्योंकि एक ही हाइट पर है और लिक्विड भी सेम है। फिर क्या करोगे, ऊपर से पी नॉट है और इधर से भी पी नॉट है तो पी नॉट तो लेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा फिर क्या लेंगे, पॉइंट ए पर कौन सा प्रेशर है, एच रो जी। अच्छा किसका एच रो जी है, हाइट। अगर आपने पॉइंट ए इसको लिया है तो देखो आपकी कितनी हाइट रहेगी ये आपको पहले डिसाइड करना है। देखो 25 सेंटीमीटर तो बेसिकली आपकी वो हाइट होगी जो राइज हुआ होगा पानी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर और आप हाइट लोगे, ठीक है। इसको मैं कम कर लेता हूं, पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान रखना। 25 सेंटीमीटर तो वो हाइट हो गई जो पानी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर और नीचे पॉइंट लेंगे जिससे हमारा प्रेशर सेम आ जाए, ठीक है। तो हाइट हमारी सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमारी कितनी आएगी, 25 सेंटीमीटर होगा ये, 25 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी आएगी, 50, ठीक है, ना कि 25। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी आएगी, 1, है ना, 1 ग्राम पर सीसी, क्योंकि हमारा यहां भी सेंटीमीटर है। देखो हमारा जो बेसिकली ये इंटरफेस है वो हमें किस जगह पर लेना है, हमें ऐसी जगह पर लेना है जहां पर केवल एक ही लिक्विड हो। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एक ही लिक्विड हो, ऐसा तब हो सकता है जब हम, देखो अगर हम यहां पर पॉइंट ले लेते, अगर हम यहां पर पॉइंट ले लेते तो हमारा इधर ऑयल होता, इधर पानी होता, ठीक है। लेकिन हमें पॉइंट कब लेना है, पॉइंट हमें ऐसे जगह पर लेना है जहां पर केवल पानी हो या केवल ऑयल हो। अब केवल ऑयल तो हो नहीं सकता क्योंकि ऑयल तो आपने ऊपर से डाला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इधर पानी तो इधर भी पानी। तो हमने क्या किया, 25 सेंटीमीटर तो पानी ऊपर गया, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर और नीचे लेने से क्या होगा कि इधर से आपका जो पानी का लेवल है वो आ जाएगा। क्योंकि भाई अगर 25 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ा है तो 25 सेंटीमीटर यहां से गिरा भी तो होगा, ठीक है। इसलिए हमने 25 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। आप थोड़ा और नीचे ले लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जी की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब पीवी पर देखो, चलो पीबी पर देखते हैं पहले और फिर देखते हैं आंसर क्या आएगा। प्रेशर एट पॉइंट बी कितना होगा, देखो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो पी नॉट है वो तो कट गया पहले ही, वो तो हमने लिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर भी आएगा उधर भी आएगा, कट जाएगा। तो हमें हाइट ऑफ ऑयल निकालनी है कि भाई जो ऑयल आपने डाला है वो कितनी हाइट में आया होगा, ये वाली हम हाइट निकाल लें तो इसमें से कितना घटा देंगे, 50, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपकी जो डेंसिटी ऑयल की वो दी गई है 0.8, है ना, और जी की वैल्यू 10 है, 10 से 10 गया तो हाइट कितनी आ गई भाई, 62.5 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि आपका जो ऑयल है ना उसकी जो कॉलम की हाइट है वो 62.5 सेंटीमीटर है, और वो इस वाले लेवल से टोटल यहां तक 50 सेंटीमीटर है और ये टोटल 62.5 है, तो ये कितना ऊपर रहा होगा, 62.5 माइनस 50 तो कितना आएगा, ये 12.5, 12.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेवल रहेगा ऑयल का पानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में इसीलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फंडा क्या है, जब एक बॉडी को आप
पार्सली या कंप्लीटली सबमर्ज या डुबा देते हो, या तो आधा डुबाते हो या थोड़ा बहुत डुबाते हो या पूरा डुबाते हो पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, तो आपकी जो बॉडी है उस पर एक बायोंट फोर्स लगता है, मतलब लिक्विड एक फोर्स लगाता है उस बॉडी के ऊपर, ठीक है। और जो किसके बराबर होता है, जो आपका वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होता है, जो बॉडी निकालती जाती है। जैसे एक पानी के अंदर किसी बॉडी को डुबाते गए तो ये अपने वेट के बराबर पानी को यहां से हटाती जाएगी, तो जो वेट आपने हटाया है उसके बराबर ही बायोंट फोर्स होता है, ठीक है। तो मैं अगर कहूं एफ बी बायोंट फोर्स को, तो वो कितना होता है, वेट ऑफ लिक्विड जो बॉडी ने हटाया है, ठीक है, या बॉडी, या तो वेट ऑफ लिक्विड कह लो या बॉडी कह लो, ठीक है भाई। कितना हटाएगी बॉडी, जितना खुद का मतलब कितना लिक्विड को हटाएगी, जितना खुद का वेट होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो एम जी के बराबर आपका एफ वी रहेगा, ठीक है। तो एफ वी जो होता है वो होता है वी इनसाइड, मतलब वॉल्यूम, मास की जगह में वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख रहा हूं, और आपका रो लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो एफ वी का समझ में आया, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो वॉल्यूम किसका लोगे, क्योंकि वेट किसका ले रहे हो, लिक्विड का, तो वॉल्यूम भी किसका लोगे, लिक्विड का, ठीक है। अच्छा, और आपका डेंसिटी भी किसकी लोगे, लिक्विड की। इनसाइड मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जितना वॉल्यूम नीचे गया होगा उतना ही तो वेट डिस्प्लेस हुआ होगा, उतना ही तो मास डिस्प्लेस हुआ होगा, इसीलिए मैंने वी इनसाइड लिया है केवल। अगर पूरा वॉल्यूम नहीं अंदर गया है बॉडी का, तो इसका मतलब आपको पूरा वॉल्यूम नहीं लेना है, ठीक है। तो हमारा जो बायोंट फोर्स आया वो वी इनसाइड रो लिक्विड इनटू जी के बराबर आएगा, यहां से हमें चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बायोंट फोर्स का यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाएगी तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिकली यहां पर लॉज ऑफ फ्लोटेशन होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आपको आगे पढ़ना है लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन की बात करें तो यहां पर अगर हम देखें तो लॉज ऑफ फ्लोटेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, देखो मान लो किसी बॉडी को ना आपने पानी में डुबाया है, किसी लिक्विड में डुबा दिया, ठीक है। नीचे उसका क्या लगेगा, वेट, है ना। जब नीचे वेट लगेगा तो ऊपर क्या लगेगा, बायोंट फोर्स, बायोन्सी फोर्स लगेगा, है ना। और मान लो लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, तो इस केस में जो वेट होगा ना वो एम जी के बराबर होगा, और एम जी किसके बराबर होगा, वी रो वी जी, ठीक है, जो नीचे की तरफ वेट है। अच्छा, जो बायोन्सी फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, V इनसाइड रो लिक्विड इंटू जी के बराबर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो V रो एल इंटू जी के बराबर, जो आपका ऊपर लगेगा, है ना, ये तो नीचे लगेगा, ये ऊपर लगेगा, ओके। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ पर अलग अलग केसेस पढ़ते हैं। पहला केस क्या है, पहला केस मान लो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से काफी ज्यादा है, तो उस केस में बॉडी डूब जाएगी और वो नीचे बिल्कुल कहां पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, मतलब कहने का ये है ना, बिल्कुल आपकी फ्लोर पर आ जाएगी। तो उस केस में आपका जो वेट है बॉडी का वो बायोंट फोर्स से काफी ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो इस केस में मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो अपेरेंट वेट होगा बॉडी का, यानी कि अपेरेंट वेट कितना होगा, W माइनस एफ वी के बराबर, है ना। वो किसके बराबर होगा, वो होगा बेसिकली W वन माइनस रो एल अपॉन रो बी, जो आपको थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान रखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। तो अपेरेंट वेट जो होगा वो इतना होगा, हालांकि अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहां से हमें ध्यान रखना है एक्सलरेशन कितना होगा, क्योंकि अपेरेंट वेट mg के बराबर आप लिख सकते हो, तो आपका मास मास कट गया तो इधर g बचेगा, अंदर बचेगा सेम चीज, है ना। तो एक्सलरेशन आपका इतना होगा, किसका, बॉडी का, क्योंकि बॉडी का वजन ज्यादा है तो वो नीचे एक्सलरेट होकर जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक्सलरेशन किधर की तरफ है, पहली बात तो कांस्टेंट है ना, दूसरी चीज डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो चीज है वो है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो डब्ल्यू ए अपॉन एफ वी के बराबर होगी, ठीक है। मतलब देखो ऐसे समझो, वैसे तो रो बी अपॉन रो डब्ल्यू होनी चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी क्या थी, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड की डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां से अगर आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल रहे हो तो वो रो बी अपॉन रो डब्ल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रो बी में वीजी का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी आपका रो डब्ल्यू में वीजी का मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका जो ऊपर वाली चीज है वो तो क्या हो जाएगी, बॉडी की वेट हो जाएगी, है ना, क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी कर रहे हो ना, तो एम जी करा आपने, तो ऊपर बॉडी का वेट हो गया जो एयर में होगा, हवा में होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, बायोन्सी फोर्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वाटर के अंदर निकाल रहे हो। तो यहां से आप देख सकते हो कि जो रिलेटिव डेंसिटी है ना वो आपकी क्या है, वेट इन एयर। आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर और आए भी हुए हैं, डायरेक्ट आपको एयर में वेट दिया जाएगा और आपको एफ वी या फिर कहा जाएगा कि वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है भाई। एफ वी को आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, अभी हमने सीखा ना, देखो ये रहा आपका डब्ल्यू, आपका देखो हमारा जो डब्ल्यू माइनस एफ बी था वो किसके बराबर था, अपेरेंट वेट जो था वो आपका यहां पर आप देख सकते हो वो किसके बराबर था, जो आपका डब्ल्यू रियल है, मतलब जो एयर में है उसमें से क्या घटा दोगे, वेट इन वाटर को, तब आपका अपेरेंट वेट आया करता था, ठीक है। तो इसीलिए हमने एफ वी की जगह डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है रिलेटिव डेंसिटी के लिए,
रिलेटिव डेंसिटी के लिए ध्यान रखना है कि ये जो होती है वो हवा में वेट जितना है, फिर नीचे अपरेंट वेट में से वेट इन वाटर या लिक्विड, ठीक है। हालांकि वाटर ही लिखोगे क्योंकि आपका रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी हमेशा वाटर के रेस्पेक्ट में होती है, ठीक है। ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की थी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी थी। अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको निकालनी है तो कैसे निकालोगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालोगे तो उसमें से बस WL घटा दो, बाकी नीचे सब सेम रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको दो ध्यान रखने हैं। ये आपका डिनोमिनेटर सेम है, बस ऊपर आपने WL को घटा दिया है। WL क्या है? जो भी अननोन लिक्विड है, ठीक है, उसकी आपने क्या घटाई है? वेट घटाई है, जो भी डिस्प्लेस हो रहा होगा उतना वेट। हालांकि क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा केस पढ़ते हैं, केस 2। दूसरे केस में जो बॉडी आपने डुबाई है ना, उसकी जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी के बराबर है। मतलब वो ना तो डूब रही है, ना ही वो मतलब बेसिकली तैर रही है ना, आपकी सबमर्ज है बस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो अपरेंट वेट होगा वो कितना रहेगा? W माइनस FV। अब दोनों ही बराबर हैं, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काफी आसान सा केस है। तो बॉडी आपकी जो है वो सिर्फ तैरती रहेगी। अगला केस क्या है? अगला केस जो है वो है आपका कि भाई रो भी कम है रो लिक्विड से। अगर ऐसा है तो बॉडी आपकी हल्की है लिक्विड के, मतलब आपका समुद्र में मान लो आपने डुबा दिया, तो उस केस में क्या रहेगी? तैरती रहेगी बेचारी, आधी सी डूबी हुई। देखो इस वाले केस में तो पूरी डूब जाएगी तब तैरेगी, मतलब डूबेगी नहीं इन द सेंस, मतलब बिल्कुल पूरी एकदम अंदर पानी के चली जाएगी तब तैरेगी। लेकिन इस वाले के अंदर जो इतना हिस्सा डेंसिटी के हिसाब से आएगा उतना ही सिर्फ तैरेगा, बाकी सब ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका क्वेश्चन में क्या रहेगा कि जो आपका FV है, पानी का जो FV है वो ज्यादा है W से, तभी तो ये नीचे नहीं आ पा रही है भाई। FV आपका ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, और वेट इसका नीचे की तरफ, धरती के सेंटर की तरफ। तो भाई FV ज्यादा रहा होगा तभी तो ये नहीं डूबी है, तो इसका मतलब आपका FV ज्यादा है। अब इस केस में आपसे क्या पूछा जाता है? इस केस में आपसे F नेट पूछा जा सकता है। तो मतलब F नेट मतलब वही W की बात कर रहे हैं हम, जो हमारा यहाँ पर था, ये जो चीज थी ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर F नेट कितना आएगा? तो यहाँ पर जो F नेट आएगा वो आएगा हमारा mg। वहां पर हमने W लिख लिया था, यहाँ पर mg लिख लेते हैं। mg रो L अपॉन रो B माइनस 1, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, एफ नेट है क्या? बेसिकली एफ नेट जो है वो FV माइनस W है ना, बायोन्सी फोर्स माइनस वेट है। भाई बड़ा कौन है? बायोन्सी फोर्स है। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे? बड़े फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू MA। तो आपने वही किया है, FV माइनस W इक्वल टू F नेट, ठीक है ना। तो क्योंकि बड़ा फोर्स बायोन्सी फोर्स है इसलिए उसमें से घटा रहे हैं। पहले वाले केस में वेट बड़ा था तो वेट में से FV घटाया था, ठीक है। तो इस तरीके से फंडा रहेगा। अब ये कैसे पेपर में डिसाइड करेंगे, मतलब भूल गए तो, कि भाई रो एल अपॉन रो बी में से एक घटाएं कि एक में से रो एल अपॉन रो बी घटाएं। तो ये आप देखो वैल्यू पुट करके थोड़ा सा, है ना। अगर रो एल ज्यादा है तो ये आंसर देखो, एफ नेट का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर रो एल ज्यादा है तो अगर आप रो एल अपॉन रो बी में से अगर वैल्यू निकालोगे तो एक से बड़ी आएगी, और किसी बड़ी वैल्यू में से एक को घटाओगे तभी वो आंसर कैसा आ सकता है? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसी केस को देखें, इस वाले केस में बॉडी का वेट, बॉडी की डेंसिटी ज्यादा थी, तो इसको घटाओगे तब एक से वैल्यू कम आएगी, क्योंकि नीचे वाला बड़ी वैल्यू है ऊपर वाली छोटी है। तब एक में से घटाओगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओवरऑल आप देख सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा मैं सही करूं। आपको कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, आप इतना देखो कि हमारा जो W है वो पॉजिटिव आएगा। भाई वेट कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये चेक करना है पेपर में कि ऊपर वाला वैल्यू छोटी है बड़ी है। क्वेश्चन में हमें पता चल जाएगा। मान लो क्वेश्चन में नीचे वाली वैल्यू बड़ी दे दी तो आपको डेफिनेटली यही फॉर्मूला यूज करना है फिर, ठीक है। तो फॉर्मूले का एक वर्जन याद रख लो, दूसरा अपने आप ध्यान रह जाएगा, ठीक है। मतलब आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ओके। चलो अब यहां पर वैसे तो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको चीजें क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन है कि एक स्फीयर है, उसको आपने पानी में डाल दिया और उसका एक तिहाई हिस्सा बाहर है ना। भाई एक स्फीयर है, उसका एक तिहाई हिस्सा बाहर है, आउटसाइड है पानी के, ठीक है। जब आपने स्फीयर को फ्लोट कर रहे हैं अननोन लिक्विड में, ये तो आपने पानी में फ्लोट किया है, तब एक तिहाई हिस्सा उसका बाहर है। अब ये तो केस 1 है। अब उसी स्फीयर को आपने किसी अननोन लिक्विड में डाल दिया। अननोन मतलब हमें नहीं पता कि भाई पानी है, ग्लिसरीन है, मर्करी है, क्या है, वी डोंट नो। तो आपने एक अननोन लिक्विड में डाला तो उसका 3/4 हिस्सा, ठीक है, अब वो बाहर है। तो आपको बताना है कि उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है जो रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आपको बेसिकली बस इतना बताना है कि भैया लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, इतना बता दो, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो? रो लिक्विड आपको कैलकुलेट करनी है, रिलेटिव डेंसिटी नहीं निकालनी है, लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? इसको दो केसेस में कर लो।
पहले केस में आपका, क्योंकि वो फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब W इक्वल टू एफ वी कर लो, है ना। अब W इक्वल टू एफ वी करोगे, या तो आप सीधे फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप क्या करो, मैं आपको एक गुरु मंत्र बता देता हूं। कभी भी फ्लोटिंग का क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें सीधे सीधे W इक्वल टू एफ वी यूज करना है बस। अब जो भी कंडीशन है पुट करते जाओ। वेट कितना होगा, वेट हमेशा होता है बॉडी का जो एयर में है, रो वी रो बी इंटू जी, मतलब बॉडी का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी या बॉल और इंटू जी। अच्छा, बायोन्सी फोर्स कितना होगा, बायोन्सी फोर्स सिर्फ उस हिस्से की वजह से होगा जितना हिस्सा डूबा है ना। बायोन्सी फोर्स क्या था, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम इनसाइड है ना, रो लिक्विड इंटू जी। वैसे तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, लिक्विड यहाँ पर कौन सा है, पानी है भाई, केस 1 के केस में देख रहे हैं हम, जब आपने उसको पानी में डाला है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आपका कितना हिस्सा बाहर है, 1/3, तो अंदर कितना होगा, 2/3, है ना। तो आप वी इनसाइड कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ वी, ठीक है। रो लिक्विड कितना होगा, रो वाटर हम जानते हैं, और जी की वैल्यू तो जी, काटाकुटी करो, वी से वी करो, तो आपको रो वाटर पता ही है कितना होता है, रो वाटर 1 ग्राम पर सीसी। तो रो बॉडी की जो आएगी ना, या बॉल की जो आएगी, वो 2/3 ग्राम पर सीसी आ गई। ये आपकी बॉडी की डेंसिटी आई है या बॉल की आई है, ठीक है। लेकिन अभी लिक्विड की पूछी है, बॉल की नहीं पूछी है, तो आपको दूसरा सीन करना पड़ेगा। अब दूसरा सीन कैसे करोगे, अब दूसरे सीन में केस 2 में क्या करोगे, फिर से क्या लगाओगे, फिर से आपको यही लगाना है। जब भी फ्लोटेशन के क्वेश्चन आए सिर्फ इतना यूज करो, ठीक है। अच्छा, इस वाले केस में क्या है, बॉल का तो वेट इतना ही रहेगा, लेकिन बायोन्सी फोर्स क्या होता है, वी इनसाइड रो लिक्विड इंटू जी, है ना। अच्छा, अब यहां पर वी रो बी जी, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई 3/4 हिस्सा बाहर है, तो अंदर कितना, 1/4, तो आपको कौन सा लेना है, अंदर वाला, है ना। तो 1/4 हिस्सा अंदर है ना। और ये किसका है, टोटल वॉल्यूम का। लिक्विड की हमें नहीं पता है भाई कितनी डेंसिटी है, वही तो निकाल ली है। इससे ये गया, वी से वी गया, लिक्विड की डेंसिटी नहीं पता है, लेकिन बॉल की निकाल चुके हैं। बॉल की कितनी आई है, 2/3, है ना। और इधर है, कर लो इसको, 8/3 ग्राम पर सीसी आंसर आएगा लिक्विड की डेंसिटी। तो आप देख सकते हो कि लिक्विड की डेंसिटी हमने कैसे निकाली है। अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक 700 ग्राम का सॉलिड क्यूब है, ठीक है, एक सॉलिड क्यूब है 700 ग्राम का, ठीक है। और उसकी जो हैविंग एन एज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है और क्यूब की एक एज, मतलब साइड, है ना, ये वाली साइड है मान लो, और ये जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये जो क्यूब है ना वो पानी में तैरता है, तो बताओ कितना वॉल्यूम पानी के बाहर है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि कितना वॉल्यूम पानी के बाहर है। तो कैसे बताओगे, बस वी इनसाइड निकाल लो, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 10 × 10 × 10। तो जितना वी इनसाइड है और टोटल वॉल्यूम जितना है उसमें से घटा दो, तो पानी के बाहर का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ गए, करना क्या है, फ्लोटेशन, अपना गुरु मंत्र W इक्वल टू एफ वी यूज करना है ना। बस W कितना होगा, जो भी ओरिजिनल इसका वेट है वो, और एफ वी कितना होगा, वी इनसाइड रो लिक्विड इंटू जी, ठीक है। अच्छा, लिक्विड कौन सा है, पानी है, वाटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, वेट की जगह 700 इंटू जी, और इसकी जगह वी इनसाइड रो वाटर इंटू जी। तो यहां पर हम क्वेश्चन को कर लेते हैं, जी से जी गया, 700 ग्राम है ये, ठीक है। वी इनसाइड हमें निकालना है, रो वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सीसी, तो वी इनसाइड हमारा 700 आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूबिक अंदर है। अच्छा, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो साइड की पावर 3 होता है, यानी कि 10 की पावर 3, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो आउटसाइड कितना रहेगा, जितना टोटल है उसमें से, टोटल में से कितना घटाना है, अंदर वाला। तो 1000 माइनस 700, आंसर आएगा 300। अच्छा, अब आपने सोचा कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि एग्जामिनर ने अंदर वाला नहीं पूछ के बाहर वाला क्यों पूछा, क्योंकि ये क्वेश्चन था एवरेज, ठीक है। अब आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो क्या होगा, आप टिक लगा कर आओगे 700,
यानी कि आप एवरेज क्वेश्चन को गलत करके आओगे, नेगेटिव मार्किंग करके आओगे, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई एवरेज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी चाहिए, जैसे नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर चालाक है, वो चालाक है, वो जानता है बच्चे क्या करेंगे, सीधे सीधे 700 टिक करके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है, ओके। तो सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन है, तो इसीलिए प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की काफी प्रैक्टिस करें, एवरेज क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जेई मेंस के पेपर में भी अभी सब लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो हमारा जो ऐप है उसके ऊपर एक बार प्रैक्टिस करके देखें क्वेश्चन की, फिजिक्स की, सारी शिफ्ट के उस पर अवेलेबल है, तो उस पर प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स की, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, उसमें एवरेज क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, ठीक है। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि भाई यहाँ पर आपकी बार जो क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली वो आपका रिलेटिव डेंसिटी का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हमने डायरेक्ट पूछे भी जाएंगे और हमने करे भी नहीं है। क्वेश्चन है आपका कि एक सर्टेन ब्लॉक है, कोई भी आपने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, उसका वेट है 15 न्यूटन एयर में, इतना वजन उसका 15 न्यूटन एयर में वेट है, ठीक है, तभी न्यूटन लगाया है। 12 न्यूटन है पानी में, ठीक है, और जब आप इसको दूसरे लिक्विड में डालते हो तो उसका वजन 13 न्यूटन आता है। देखो एयर में 15 है, वाटर में 12 है, और किसी अननोन लिक्विड में उसका वजन 13 न्यूटन है, किसी अननोन लिक्विड में। आपको रिलेटिव डेंसिटी बताना है ब्लॉक की और दूसरे लिक्विड की। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद है ना, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू, ये अपरेंट वाला ए था, है ना, नीचे एफ भी होता था, तो मतलब अपरेंट वेट माइनस वाटर का वेट। तो वेट ए पर आपका एयर है, हवा में कितना वेट है, और ये अपरेंट वेट है, ये वेट इन वाटर है। तो 15 अपॉन 15 माइनस वाटर में 12 कितना आएगा, 5 यूनिट नहीं होगी क्योंकि रेशियो है। तो अगला क्वेश्चन है आपका अदर लिक्विड में कितना होगा। तो ये तो हमने पहला निकाला है, दूसरा है आपका अदर लिक्विड में। अदर लिक्विड का फॉर्मूला क्या है, सिर्फ उसमें क्या आ जाता है, सिर्फ उसमें डब्ल्यू एल और आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू एल। डब्ल्यू एयर कितना है 15, डब्ल्यू लिक्विड कितना है 13, एयर में कितना है 15, वाटर में कितना है 12, तो आंसर कितना आएगा 2/3, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हाइड्रोडायनामिक्स, ओके। तो हाइड्रोडायनामिक्स में जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक्स में जो पहला टॉपिक होता है वो होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको, मतलब उसी का रोल है सारा का सारा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर लिक्विड आपका चलेगा, ठीक है, रेस्ट पर नहीं रहेगा। पिछले में आपका जो फ्लूइड था वो रेस्ट पर था, यहाँ पर डायनामिक्स है, मतलब मोशन की बात करेंगे। तो आपकी पहली चीज है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ध्यान क्या रखना है कि भाई ये जो होती है ना वो आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
मास कंजर्व करना है। कैसे मास कंजर्व करना है? एक कोई भी हम ट्यूब लेंगे या कुछ भी लेंगे तो उसमें जितना पानी निकलेगा उतना ही, मतलब जितना पानी अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, ठीक है, या जितना लिक्विड आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, उतना मास, ठीक है। अच्छा, तो हम हमारा जो रिजल्ट आएगा यहाँ से, जब हम एक डेरिवेशन टाइप का करेंगे मास के, जब हम इक्वल इक्वल करेंगे बेसिकली, तो हमारा जो रिजल्ट आता है वो कुछ ऐसा आता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन, मैं जब चौंच वाली भी बनाऊंगा तो उसका मतलब हमेशा वेलोसिटी होगा, और जब मैं सिंपल वी बनाऊंगा तो उसका मतलब हमेशा वॉल्यूम होगा। ध्यान रखें, जब भी चौंच वाली वी बनाए मतलब वेलोसिटी है, जब भी सिंपल वी मतलब वॉल्यूम है। तो यहाँ चौंच वाली है मतलब वेलोसिटी है, ठीक है। A1 क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, जहां से एंट्री होगी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां से निकलेगा ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वो वेलोसिटी है जो एंट्री के टाइम पर है, ये वो वेलोसिटी है जो एग्जिट के टाइम पर है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स का मतलब क्या? वॉल्यूम फ्लक्स का मतलब है रेट ऑफ फ्लो बेसिकली, ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम लिक्विड का या फ्लो करेगा पर सेकंड, मतलब डीवी अपॉन dt। यहां पर देखो चौंच वाली वी नहीं है, सिंपल वी है, मतलब वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपका पर सेकंड या पर मिनट, जो भी आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से कितना फ्लो करेगा, तो डीवी अपॉन dt का आंसर आता है एवी। ध्यान रखें, ये आपका चौंच वाली वी है, ये बिना चौंच वाली है, ये वॉल्यूम का रेशियो है, मतलब डीवी अपॉन dt है, ये आपका एरिया इंटू वेलोसिटी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये चीज है। अच्छा, ये तो आपका वॉल्यूम फ्लक्स हुआ। उसके बाद एक और चीज होती है मास। भाई कितना मास आपका लिक्विड का फ्लो होगा पर सेकेंड। तो देखो मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। अगर मास की बात करें तो पर सेकेंड जो फ्लो होगा वो कितना होगा, या फिर हम कहें डीएम अपॉन dt, तो वो कितना होगा, वो होगा रो टाइम्स ऑफ डीवी अपॉन dt, है ना। तो मतलब डीएम अपॉन dt जो होगा, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वो होगा ए वी रो, या रो ए वी, कुछ भी कह लो। ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी फॉर वेलोसिटी, रो फॉर डेंसिटी। क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ट्यूब है इस तरीके से, ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, मतलब जिसका आपका सब कुछ फिक्स है, वो आपका इस तरीके से एक फिगर बना दिया हमने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके से फिगर बनाया, एंट्री कर रहा है पानी, तो एंट्री करते वक्त जो क्रॉस सेक्शन का एरिया उसे मिल रहा है वो 0.12 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ से जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। और जब आपका यहाँ से पानी निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है, और उसका जो एरिया है वो 0.12 मीटर स्क्वायर है। यहाँ से जब वो निकल रहा है तो 0.18 मीटर स्क्वायर है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको बतानी है। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो आपको स्पीड ऑफ फ्लूइड बतानी है लोअर ब्रांच में से, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जितना मास निकलेगा उतना ही मास, जितना मास आएगा उतना ही निकलेगा, यानी कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 करना है, ठीक है। अब A2 V2 में आपका 2 है, ठीक है भाई, निकलते वक्त आते वक्त तो इतना ही है, लेकिन जाते वक्त आपका ये बट गया, तो बेसिकली LHS इज इक्वल टू RHS करोगे हमेशा, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, LHS इज इक्वल टू RHS करनी है, बस ये चीज ध्यान रखो, आपके सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, जहां से पानी एंट्री कर रहा है उसका एरिया 0.12 है और वेलोसिटी 3 है। अच्छा, A2 आपका 0.12 है और वेलोसिटी 1.5 है। A3 0.18 है और वेलोसिटी कितनी है निकालनी है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो आंसर है वो 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वाटर फ्रॉम अ टैप। टैप मतलब एक टोटी जो होती है ना घरों में हमारे, टंकी वाली टैप, है ना। तो ये ऐसे खोल दी आपने ऐसे, तो वाटर फ्रॉम अ टैप आपका नीचे की तरफ ऑब्वियस ही बात है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा पानी, ठीक है। और उसकी जो पानी की स्पीड है वो शुरू में 3 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल स्पीड जो पानी आएगा उसकी जो स्पीड है वो आपकी शुरू की 3 मीटर पर सेकंड है इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब फिर क्या किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया टैप का 2 मीटर स्क्वायर है, मतलब शुरू का जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कहता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करो स्ट्रीम का। भाई देखो नीचे ऐसे आता आएगा आएगा आएगा, फैलेगा 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 फैलेगा, ऐसे फैल गया आपका 80 सेंटीमीटर नीचे। जब पानी टैप से 80 सेंटीमीटर नीचे आ चुका होगा तो ये जो स्ट्रीम है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा वो बताना है, मतलब बेसिकली आपको A2 बताना है। अच्छा, A2 बताने के लिए क्या पता होना चाहिए? V2। तो पहले आपको V2 भी फाइंड करना पड़ेगा, A2 भी फाइंड करना पड़ेगा,
पहले V2 करो फिर A2। A2 तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से करोगे, पहले वेलोसिटी फाइंड कर लो। वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्सलरेशन है जो g है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है, कांस्टेंट एक्सलरेशन है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फाइंड, मतलब 2gs यहाँ पर यूज करना है। तो पहले तो v2 फाइंड कर लो, फिर u आपका 3 है और g a की जगह 10 और s की जगह 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्राई टू फाइंड इट। देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते, जो कितनी होगी, यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो ये हमें निकालनी है, u हमारा 3 मतलब 9, 2 इंटू 10 और हाइट है 0.8, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 8, 16, 25, 5 आ जाएगा, है ना। तो v2 हमारा 5 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या लगाना था, a1 v1 a2 v2। शुरू का एरिया 2, शुरू की स्पीड 3, बाद का एरिया निकालना है, बाद की स्पीड 5। आंसर कितना, आंसर 6/5 यानी कि 1.2, और एरिया कितना हमारा, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, है ना, 1.2 मीटर स्क्वायर। तो जब अब हम आगे सीखेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लूइड। यहाँ पर बेसिकली एनर्जी जो एसोसिएटेड होती है, क्योंकि आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो ध्यान रखना, पहली चीज जो आपकी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी से काम नहीं चलता है। यहाँ पे एक थ्योरम होती है बर्नौली थ्योरम, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम होती है। अच्छा, ये थ्योरम जो है बेसिकली आइडियल फ्लूइड पर भी काम करती है, और ये जो थ्योरी है वो आपकी यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जो आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी वो मास कंजर्वेशन था, यहाँ पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो रूल था ना वर्क एनर्जी थ्योरम का चौथे नंबर का, वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जितनी भी एनर्जीज है बेसिकली, यहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट है वो क्या है, हालांकि बेस तो ये उसी पर है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे। इसका स्टेटमेंट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी वाली बात हो रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर एनर्जी, एक नई चीज होती है बताएंगे अभी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन सबको जब आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो इन सबका सम कांस्टेंट रहेगा। तो देखते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है। काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना रहेगा, चौंच वाली v स्पीड है और v आपकी v है नॉर्मल, है ना। तो आंसर कितना आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, डेंसिटी, हाफ रो चौंच वाली v का स्क्वायर। आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतनी आ गई। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसकी जगह पर हाफ रो इसका स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो। दूसरे नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, रो जी एच, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम रो। तो यहां पर इसकी जगह यूज करोगे रो जी एच प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या बला है, ध्यान रखना, प्रेशर एनर्जी जो होती है बेसिकली वो होती है आपकी पीवी, प्रेशर एनर्जी ये होती है पीवी, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम करते हैं तो प्रेशर एनर्जी होती है। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो केवल प्रेशर बचा। तो यहाँ पर यूज कर लो प्रेशर, इन सबका सम कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ चुके हैं, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, इनका सम कांस्टेंट रहेगा, बर्नौलीज ने ये बताया हमको। ठीक है, अब इसी थ्योरम का हमें यूज करके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो आपके हो गए बर्नौलीज थ्योरम का एक तरीका। ठीक है भाई, कि आपका जो ये सब चीजें थी कि भाई अगर मान लो दो इक्वेशन है तो क्या करोगे, पहले इसका निकालोगे पहले का, फिर दूसरे का, उनको बराबर कर दोगे, है ना, जैसे क्वेश्चन हम करेंगे भी। तो ये कांस्टेंट के हिसाब से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया भाई एक तरीका। अगले नंबर पे होता है ना बर्नौलीज थ्योरम के अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज। तो उन्होंने तो अपना एक बेसिक फॉर्म बता दिया, तो लेकिन भाई हमारे क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये मेरी तरफ से है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आएंगे। तो देखो पहला आपका जो है वो तो नॉर्मल पी प्लस हाफ रो वी, चौंच वाली वी है, प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हमें पता ही चल गया। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन अगर थोड़ा सा भी कर दें तो क्वेश्चन बदल जाएगा। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड कर दें तो हमारा जो रूप होगा वो अलग ही होगा। ठीक है, हमारा जो देखो सारी चीजों में जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
ये आपकी बेसिकली आप पहले यहाँ पर ये तो हमारी नॉर्मल, अगर आप देखें तो ये तो हमारी नॉर्मल आपकी क्या हो गई, जो अभी भी हमने निकाली चीजें वो हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीवी कर दें, यहाँ पर सारी एनर्जीज कर दें, एनर्जीज पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर, तो अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो आपका एक नया फॉर्म आ जाएगा, मास से मास कट जाएगा, तो ये आ जाएगा पी अपॉन रो प्लस हाफ वी स्क्वायर, है ना, चौंच वाली वी प्लस जी एच, है ना, मास से मास कट गया तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाली जो चीज है ना, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने जो अभी अभी बताया वो ये बताया कि जब आप सारी एनर्जीज को जोड़ोगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, तो सारी एनर्जीज को जोड़कर कांस्टेंट करोगे, लेकिन अगर उसमें मास से डिवाइड कर दिया तो एक नई चीज आएगी, पी अपॉन रो प्लस हाफ वी स्क्वायर चौंच वाली प्लस जी एच, ये कांस्टेंट आएगी। अब ये कांस्टेंट आएगी तो इसका मतलब क्या, ये जो चीज है ना, इसको हम कुछ नाम देते हैं, और वो नाम क्या होता है, लेकिन अभी इसको नाम तब देंगे जब हम इसमें जी से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन में। अगर हमने इसमें जी से डिवाइड कर दिया तो कुछ ऐसा रूप यहां पर हो जाएगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है। तो यहां पर एक चीज आपको मिलेगी कई पेपर, कई चीजों में, इसको हम कहते हैं प्रेशर हेड, ठीक है। इसका एक अलग नाम दे दिया कुछ लोगों ने, प्रेशर हेड, इसका अलग नाम दे दिया वेलोसिटी हेड, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया, ग्रेविटेशनल हेड। तो ये सारी चीजें लिख लो, बहुत जरूरी है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हमने 3 फॉर्म पढ़े, देखो पहला जो फॉर्म पढ़ा वो तो हमारा नॉर्मल वाला, ये वाला जो था, है ना। दूसरा हमने यहाँ पर इसको देखा एनर्जी के फॉर्मेट में, तीसरा हमने ये वाला देख लिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। तो बेसिकली क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर में आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन करते हैं कि आपको एक नॉन विस्कस फ्लूइड है, जो नॉन विस्कस पढ़ रहे हैं ना हम, अभी विस्कोसिटी पर नहीं आए हैं। तो हमारा एक नॉन विस्कस फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वो एक स्ट्रीम में फ्लो करता है, स्ट्रीम लाइन मोशन करता है अलोंग अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मतलब इस तरीके का एक सांप सीढ़ी वाला ट्यूब है, और इधर आपका इस तरीके से इसमें फ्लूइड फ्लो कर रही है, ठीक है ना। ये जो हाइट है इसकी वो 5 मीटर है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पी पी एंड क्यू, एक पॉइंट हमने यहाँ पर पी लिया है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्यू लिया है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है पी और क्यू पर, वो बेसिकली एट लेंथ 5 मीटर एंड 3 मीटर, ये जो क्यू पॉइंट है वो 3 मीटर हाइट पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत बन गया है, 3 मीटर हाइट पर है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 पी एंड क्यू आपका कितना है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका पॉइंट पी पर है, और आपका जो क्यू पॉइंट है उस पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है रेस्पेक्टिवली। तो आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पी, सॉरी बताई गई है, पी के ऊपर जो वेलोसिटी है वीपी, वो आपकी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है वी क्यू कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं इसको थोड़ा और सही कर देता हूं, है ना। यहां पर हम अपना वो बना लेते हैं रेफरेंस, जहां से हाइट नाप रहे हैं। तो ये हाइट इस वाले पॉइंट की 5 मीटर है ना, जबकि जो पॉइंट क्यू है वो आपका 3 मीटर हाइट पर है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पी पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि पॉइंट क्यू पर क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पॉइंट पी पर फ्लूइड की जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो पॉइंट क्यू पर आपकी फ्लूइड की स्पीड पूछी है, तो कैसे निकालोगे। ये है आपका एवरेज क्वेश्चन, लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि फंस जाते हैं लोग, बार नहीं हो पाता है, ठीक है। एवरेज है बट जरूरी है। सिंपल है, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लगाना था, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो पूछी है, कोई प्रेशर वगैरह थोड़ी ना पूछा है। तो a1 v1, तो एरिया पहले का 40, स्पीड 3, 20 इंटू स्पीड 2 हो गया, 6 आ गया आंसर। देख लो, बेवकूफ बना दिया एग्जामिनर ने आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि एवरेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हम जो है आगे की क्लासेस में आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लासेस में, और उस क्लासेस में हम आगे का फ्लूइड जो है मैकेनिक्स देखेंगे, और उसके अलावा खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उससे भी आगे की क्लासेस में।